गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट वीडियो में आप लोगों को हमने रेजिस्टेंस तक पढ़ा दिया था, आपको रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज आज हम पढ़ाएंगे। लास्ट वीडियो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ का प्रूवमेंट था ये, V इज इक्वल टू आई आर। तो हमने यहां से इस फॉर्मूले से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली थी। तो यहां से अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे तो रेजिस्टेंस R की वैल्यू निकालने के लिए तो R इज इक्वल टू इस I को इधर डिवाइड में ले जाएंगे तो V अपॉन I। यानी रेजिस्टेंस हमने क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट ऑफ अ कंडक्टर। अब यहां से हम रेजिस्टेंस की पहले यूनिट निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस की SI यूनिट निकालने के लिए वोल्ट को लिखेंगे हम V में, पोटेंशियल डिफरेंस V से लिखा रहता है, और I मतलब इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट पर एम्पियर, और इस वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या कहेंगे, ओम। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, ओम। इसका सिंबल होता है ओमेगा। रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या है, ओम, और इसका सिंबल क्या है, ओमेगा। अब हम कुछ ऐसे फैक्टर्स पढ़ेंगे जो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू किन किन पॉइंट्स पर डिपेंड करती है, आइए देखते हैं। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास चार मेन कैरेक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करती है। फर्स्ट कैरेक्टर, ऐसे फैक्टर्स जो रेजिस्टेंस की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब लेंथ ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैसे अफेक्ट करेगी, तो आइए देखते हैं। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो लेंथ भी बढ़ेगी, और रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो लेंथ भी कम हो जाएगी। अरे गलत हो गया यार, उल्टा बोल दिया। तो आइए हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस को कैसे अफेक्ट करती है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कि अगर एक की वैल्यू बढ़ाएंगे तो दूसरे की भी बढ़ेगी, एक की वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो दूसरे की भी डिक्रीज होगी। तो अगर किसी कंडक्टर की लेंथ को क्या करेंगे, इंक्रीज, यानी लेंथ अगर इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि कैसे है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर किसी कंडक्टर की लेंथ को हम क्या करेंगे, डिक्रीज, तो इसकी रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अब आपको एक बात पता चल गई होगी कि अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, लेंथ कम करेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। इसका मतलब आपके पास दो वायर हैं, पहला AB और दूसरा वायर है आपके पास CD। तो आपके पास दो वायर हैं, एक AB एक CD। AB है आपके पास 7 मीटर लेंथ का, और CD आपके पास है 14 मीटर लेंथ का। तो आप बता सकते हैं इसमें से किसकी लेंथ ज्यादा होगी, AB की या CD की। किसकी लेंथ ज्यादा है, देखिए 14 मीटर, CD की लेंथ कितनी है, 14 मीटर। तो जिस वायर की लेंथ ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस कैसी होगी, ज्यादा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो वायर 7 मीटर और 14 मीटर किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, तो जिसकी लेंथ ज्यादा है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, और जिसकी लेंथ कम है उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। दूसरा फैक्टर है हमारे पास, पहला फैक्टर था लेंथ की रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। दूसरा फैक्टर है हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब क्रॉस सेक्शन एरिया रेजिस्टेंस को कैसे अफेक्ट करेगा, तो देखते हैं। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब डायरेक्टली में क्या होता था कि लेंथ बढ़ाते थे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती थी, लेंथ कम करते थे तो रेजिस्टेंस कम हो जाती थी। लेकिन यहां क्या करेंगे, यहां देखिए इनवर्सली में होता है अपोजिट या रेसिप्रोकल, कि अगर हम एरिया को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और एरिया को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज। यानी आपके पास दो वायर हैं, और एरिया बेसिकली किससे डिपेंड करते हैं हम, रेडियस से या डायमीटर से। रेडियस या डायमीटर से एरिया हम डिनोट करते हैं।
तो अगर कोई आपके पास दो वायर हैं, एक वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया आपका है 5 मीटर स्क्वायर और दूसरे वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया आपका है 2 मीटर स्क्वायर, और आपसे पूछा जाए कि किस वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, तो 5 वाले की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी कि 2 वाले की। एरिया कैसा है? इनवर्सली, मतलब जिसका एरिया कम उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा किसकी होगी? 2 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया वाले वायर की। अब आपके पास दो वायर है, पहले कौन से? एक वायर है आपके पास, एक है आपके पास थिन वायर और दूसरा आपके पास है थिक वायर। ये कौन सा वायर है? ये है थिन वायर और ये कैसा है? ये है थिक वायर। तो थिन वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होगा? कम, तो थिन वायर की रेजिस्टेंस कैसी होगी? ज्यादा। और थिक वायर का देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होगा? ज्यादा, तो इसकी रेजिस्टेंस कैसी होगी? कम। और अगर आपसे बात करें एक शॉर्ट वायर और एक लॉन्ग वायर की, तो इसमें किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी? इसमें लॉन्ग वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। आइए तीसरा फैक्टर हम पढ़ते हैं। तो दूसरा फैक्टर हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्रॉस सेक्शन एरिया के। अब तीसरा फैक्टर जो है हमारे पास वो है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल। तो नेचर ऑफ मटेरियल कैसे अफेक्ट करेगा रेजिस्टेंस को? चलिए अब की हम दो वायर लेते हैं, एक वायर है AB और दूसरा वायर है CD। ये एक वायर, ये दूसरा वायर। हमने दो वायर लिए हैं जिनकी लेंथ कितनी है? जिनकी लेंथ है L, इसकी लेंथ भी L और इसकी लेंथ भी L। मतलब दो वायर लिए हमने जिनकी लेंथ कैसी थी? सेम। दो सिमिलर लेंथ के वायर लिए, इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कैसा है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है। यानी पहले वाले दोनों फैक्टर, लेंथ भी इक्वल है दोनों वायर्स की और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी इक्वल है। लेकिन जो एक वायर लिया हमने AB, ये AB वायर आपका है कॉपर का। AB वायर किसका है? कॉपर का। और आपका जो CD है वायर, ये CD वायर है नाइक्रोम का। CD वायर किसका है? नाइक्रोम का। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अब बताइए किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, तो हमारे पास दो वायर हैं जिनकी लेंथ और जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। आपसे पूछा रहा है बताइए कि किस वाले वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, तो हम कैसे बताएंगे? देखिए, एक है हमारे पास कॉपर और एक है नाइक्रोम। तो जो रेजिस्टेंस होती है वो किस पर डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ मटेरियल। अब देखिए कॉपर कैसा है? कॉपर इजिली करंट को पास होने देगा, कोई भी अपोज नहीं करेगा, तो कॉपर क्या हो जाएगा? गुड कंडक्टर। और ये नाइक्रोम क्या है? नाइक्रोम हीटिंग इफेक्ट में यूज करते हैं। नाइक्रोम है एक रेजिस्टर, यानी ऐसे सब्सटेंस जिनकी रेजिस्टेंस कैसी होती है? हाई, इनफाइनाइट हाई, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं रेजिस्टर वायर। और नाइक्रोम हमारा हीटिंग इफेक्ट में यूज होता है, तो नाइक्रोम वाले की रेजिस्टेंस कैसी होगी? हाई। और कॉपर वाले की रेजिस्टेंस कैसी होगी? लो। अब हम देखते हैं फोर्थ फैक्टर। फोर्थ फैक्टर कौन सा था हमारे पास? फोर्थ फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर, जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेगा। फोर्थ फैक्टर कौन सा है? टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा आइए देखते हैं। तो जो प्योर मेटल्स होते हैं, प्योर मेटल्स, अगर प्योर मेटल्स का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उनका रेजिस्टिविटी क्या, सॉरी रेजिस्टेंस, अगर प्योर वायर का आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उनका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा? उनके रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें हम रेजिस्टर वायर की, तो रेजिस्टर का कैसा रहता है? टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस अनअफेक्टेड रहता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद हम देखते हैं रेजिस्टेंस। पढ़ लिया हमने, हम क्या पढ़ेंगे? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी को ही हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी को हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो हमें पढ़ना है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है आइए देखें। हमने दो फैक्टर्स पढ़े थे स्टार्टिंग के, जो रेजिस्टेंस के अफेक्शन के फैक्टर्स पढ़े थे।
तो पहला फैक्टर क्या था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, और साथ ही साथ रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसे मानते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से अगर हम देखें तो इसको हम कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी फर्स्ट और सेकेंड को कंबाइन करके अगर हम लिखेंगे तो आएगी इक्वेशन हमारे पास आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो सामने है उसको सामने लिख लें और जो रेसिप्रोकल में है उसको रेसिप्रोकल में, यानी हमारे पास आएगा रिलेशन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अब हमने 9 से पढ़ रखा है कि कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाकर अगर हम इक्वल लगाएंगे, आर इज इक्वल टू, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाकर हमने क्या लगाया इक्वल, तो साथ में क्या लेना पड़ेगा, हमें साथ में लेना पड़ेगा एक कांस्टेंट, और यहां पे कांस्टेंट हम क्या लेंगे, ये रो। तो R इज इक्वल टू रो, अब जो लिखा था वैसे लिख देंगे, रो एल अपॉन ए। अब ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया एक नया। अब जान पहचान कर लेते हैं थोड़ी सी। R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। तो यहां पे जो हमारा रो है ये अननोन है। अब देखते हैं रो कौन है। रो हमारे पास एक कांस्टेंट है और रो को कहते हैं हम रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसे, सॉरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या कहते हैं इसको, इसे कहते हैं रेजिस्टिविटी। अब अगर हमें इस फॉर्मूले से रेजिस्टिविटी की वैल्यू फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, ये जो ए हमारे पास एरिया डिवाइड में है इसको भेजेंगे आगे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये जो लेंथ मल्टीप्लाई में ये कहां जाएगी, ये जाएगी डिवाइड में। तो रो इज इक्वल टू आएगा, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया। अब इसकी अगर हमें यूनिट निकालना हो तो हमें जितने भी कंपोनेंट्स है सबकी यूनिट रखना पड़ेगी। तो आर है रेजिस्टेंस जिसकी यूनिट क्या होती है, जिसकी यूनिट होती है ओम। ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। अपॉन में लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ गई, रेजिस्टिविटी की यूनिट आ गई ओम मीटर। ये हमारे पास रेजिस्टिविटी की यूनिट आ गई। अब हम देखते हैं कि रेजिस्टिविटी से क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर कोई एक कंडक्टर वायर लें जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर, यानी एक ऐसा कंडक्टर वायर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो 1 मीटर स्क्वायर और जिसकी लेंथ हो कितनी, जिसकी लेंथ हो 1 मीटर। याद रखिएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर और उसकी लेंथ कितनी हो 1 मीटर। तो इन दोनों को यहां पुट कर दें फॉर्मूले में, तो रो इज इक्वल टू, तो हमारे पास रो इज इक्वल टू आर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था 1 मीटर स्क्वायर, तो यहां पे लिख देंगे 1 मीटर स्क्वायर, और अपॉन में हमारे पास थी लेंथ, और लेंथ हमारे कंडक्टर की कितनी है 1 मीटर। तो जो रेजिस्टिविटी है वो किसकी इक्वल आएगी, वो आएगी रेजिस्टेंस की इक्वल। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू रेजिस्टेंस के इक्वल कब आएगी, जब हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर का हो 1 मीटर स्क्वायर और हमारे कंडक्टर की लेंथ कितनी हो 1 मीटर। अब जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी ये कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, ना ही ये कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी सिर्फ डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पर, कि आपके मटेरियल का नेचर कैसा है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस होंगे तो उनको कंबाइन करने का हमारे पास क्या तरीका है। तो हम पढ़ेंगे अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो हमारे पास अगर 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस है तो उनको हम कंबाइन कैसे कर सकते हैं। तो कंबाइन करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला है हम उसको कैसे कंबाइन कर सकते हैं, इन सीरीज, सीरीज में। पहले हम उसको कंबाइन कर सकते हैं सीरीज में, और दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, दूसरा मेथड है हमारे पास, हम उसको पैरेलल में कंबाइन कर सकते हैं। हम उसको कंबाइन कर सकते हैं पैरेलल में। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सीरीज में कैसे कंबाइन है या पैरेलल में कैसे कंबाइन है। तो अगर एंड टू एंड कॉम्बिनेशन करेंगे हम, एंड टू एंड,
तो एंड टू एंड कॉम्बिनेशन किस में होता है? सीरीज में। एंड टू एंड कॉम्बिनेशन का मीन क्या होता है? एक हमारे पास ये रेजिस्टेंस है R1, दूसरा हमारे पास रेजिस्टेंस है R2, और हमारे पास तीसरा रेजिस्टेंस है R3। तो हमारे पास ये तीन रेजिस्टेंस हैं R1, R2, R3। अब इनको सीरीज में कंबाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फर्स्ट रेजिस्टेंस के सेकेंड एंड को सेकेंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कंबाइन करना पड़ेगा, और सेकेंड रेजिस्टेंस के सेकेंड एंड को थर्ड रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कंबाइन करना पड़ेगा। तो अगर एंड टू एंड कॉम्बिनेशन हम क्या करते हैं? फर्स्ट के एंड को सेकेंड के फर्स्ट से और सेकेंड के सेकेंड एंड को थर्ड के फर्स्ट एंड से कंबाइन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि सीरीज में कॉम्बिनेशन कैसे होता है। तो इसका एक पहले रूल है, रूल समझ लीजिए कि टोटल जो रेजिस्टेंस आएगी कॉम्बिनेशन सीरीज की, टोटल रेजिस्टेंस आएगी R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल। इसका मतलब क्या होगा? टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, की जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल आएगी। अब हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है, चलिए देखते हैं। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये सेकेंड, और ये थर्ड रेजिस्टेंस। अब इनको हमने अलग अलग पॉइंट पे कनेक्ट करा है। ये पहला पॉइंट AB, दूसरा BC और तीसरा CD। साथ में ही हमने इनको किससे अटैच करा? एक हमने इनको सर्किट से अटैच कर दिया। अब जब इन्हें सर्किट से अटैच करेंगे तो ये हमारे पास है R1, ये है R2 और ये है R3। अब देखिएगा, जब ये सर्किट से कनेक्ट हो गया तो इसमें क्या फ्लो होगी? करंट। और जब ये करंट यहां जाएगी तो ये देखिए एक सेम पाथ है, तो हमारे R1 में भी जो करंट जाएगी वो कितनी होगी? I। R2 में भी जो करंट पास होगी वो कितनी होगी? I। और R3 में भी जो करंट पास होगी कितनी होगी? I। क्योंकि पाथ कैसा है? सेम, और सेम पाथ पे सेम करंट पास होगी। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पे हमें अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे। तो जब करंट पास होगी तो चार्ज फ्लो होगा उसके लिए, तो पहले चार्ज ट्रांसफर होगा पॉइंट A से B तक। पहले चार्ज कहां ट्रांसफर होगा? पॉइंट A से B तक। उसके बाद चार्ज ट्रांसफर होगा पॉइंट B से C तक, और फिर चार्ज ट्रांसफर होगा पॉइंट C से D तक। तो यहां करंट का अमाउंट तो सेम रहेगा, लेकिन यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब चार्ज को आप मूव करेंगे तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो वर्क डन क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। फिर जब चार्ज को आप B टू C ले जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। जब आप चार्ज को C टू D ले जाएंगे तब पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। तो R1 वाले का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? V1। R2 वाले का क्या हो जाएगा? V2। और R3 वाले का क्या हो जाएगा? V3। याद रखिएगा, सीरीज में करंट सेम रहती है क्योंकि पाथ एक है, और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होते हैं क्योंकि हमारे पास ये पॉइंट्स आपके अलग अलग हैं। अब इसको कंबाइन करने का क्या तरीका है? जो चीज आपके पास डिफरेंट हो, जो चीज डिफरेंट हो, हम डेरिवेशन वहां से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास I डिफरेंट है कि V डिफरेंट है? हमारे पास I है सेम और डिफरेंट क्या है? V। तो हम डेरिवेशन कहां से स्टार्ट करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस से, यानी V से। तो अगर कंबाइन वोल्टेज निकालें, कंबाइन पोटेंशियल डिफरेंस, तो V इज इक्वल टू क्या आएगा? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये कंबाइन जो वोल्टेज है वो आएगा V1, V2, V3 के बराबर। अब आते हैं ओम्स लॉ के पास। तो ओम्स लॉ में हमारे पास क्या था? V इज इक्वल टू किसके इक्वल था? IR के इक्वल। V इज इक्वल टू IR के इक्वल। और V के प्लेस पर अगर हम क्या कर दें? V1, तो IR1 हो जाएगा। करंट कैसी थी? सेम। R1 वाले का वोल्टेज कितना था? V1। और ऐसे ही क्या कर दे? V2 क्या हो जाएगा? IR2। R2 वाले का वोल्टेज कितना था? V2। V3 कर दे, क्या हो जाएगा? IR3। R3 वाले का वोल्टेज कितना था? V3। करंट तीनों में कैसी थी? सेम।
तो इन चारों वैल्यूज को यहां पुट कर देंगे। V के प्लेस पर क्या रखेंगे? V के प्लेस पर रखेंगे हम IR, V1 के प्लेस पर IR1, V2 के प्लेस पर IR2, V3 के प्लेस पर IR3। अब जो सबके पास हो वो कॉमन निकाल लीजिए। तो IR इज इक्वल टू, सबके पास क्या है? I, तो यहां से I कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा अंदर? I चला गया, क्या बचा? R1, I चला गया, क्या बचा? R2, I चला गया, क्या बचा? R3। अब इस I से ये I क्या कर देंगे? कैंसिल। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारे पास आ गई कंबाइंड रेजिस्टेंस। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि कंबाइंड रेजिस्टेंस किसके बराबर होगी? कंबाइंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो अब हम देखते हैं कि हम पैरेलल में दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को कैसे कंबाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हैं। सबसे पहले हम इनका रूल पढ़ लेते हैं कि पैरेलल में रेजिस्टेंस को कंबाइन करने का रूल क्या है। तो रूल है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहां जो टोटल रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल, यानी रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो अब हमने क्या करा? 3 रेजिस्टेंस R1, R2 और R3, इन तीनों को पैरेलल में कंबाइन करा। पैरेलल में कंबाइन है ये पॉइंट A और पॉइंट B के बीच। हमने इन तीनों को एक सर्किट से अटैच करा। तो जैसे ही सर्किट से कंबाइन हुए तो यहां पे इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो होने लगेगी। अब ये इलेक्ट्रिक करंट I जब ऊपर की तरफ जाएगी तो पॉइंट A से निकलने के बाद ये I 3 पाथ पे जाएगी। पहले जाएगी R1 वाले पाथ पे, फिर जाएगी R2 और फिर जाएगी R3 वाले पाथ पे। तो अब करंट सेम नहीं रहेगी। पहले पाथ सेम था सीरीज में, तो करंट कैसी रहती थी? सेम। अब पाथ कैसे हैं? डिफरेंट, तो करंट कैसी हो जाएगी? डिफरेंट। तो R1 वाले के पास जो करंट जाएगी वो कैसी होगी? I1। R2 वाले के पास जो करंट जाएगी वो कैसी होगी? I2। और R3 के पास जो करंट जाएगी वो कैसी होगी? वो होगी I3। अब यहां करंट कैसी हो गई? डिफरेंट। तो यहां सेम क्या रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस सेम कैसे रहेगा? क्योंकि पॉइंट ये देखिए, एक पॉइंट A और दूसरा पॉइंट B। अगर R1 के लिए चार्ज को मूव कराएंगे तो भी पॉइंट A से B तक, R2 के लिए चार्ज को मूव कराएंगे तो भी पॉइंट A से B तक, और R3 के लिए चार्ज को मूव कराएंगे तब भी पॉइंट A से B तक। यानी तीनों कंडीशंस में चार्ज को मूव कहां से कराएंगे? पॉइंट A से B तक। और एक ही पॉइंट के बीच अगर चार्ज को मूव कराएंगे तो तीनों का वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहेगा? सेम। तो R1 वाले का भी कितना हो जाएगा? V, R2 वाले का भी कितना? V, और R3 वाले का भी कितना? V। अब हमने कंबाइन करने के लिए आपको बताया था कि जो वैल्यू डिफरेंट हो हम उसको कंबाइन करते हैं। तो यहां पे देखिए वोल्टेज कैसा है? सेम, और करंट कैसी है? डिफरेंट। तो करंट को अगर कंबाइन करेंगे तो टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। टोटल करंट कैसे निकालेंगे सर्किट की? I1, I2 और I3 को कंबाइन करके टोटल करंट निकाल लेंगे। फिर हम जाते हैं ओम्स लॉ के पास। तो ओम्स लॉ में हमारे पास था फॉर्मूला, ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू IR। अब V इज इक्वल टू IR, लेकिन हमारे पास यहां क्या है? हमारे पास यहां है I। तो हम इस ओम्स लॉ से I की वैल्यू निकाल लेंगे। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। I इज इक्वल टू V अपॉन R। अगर I के प्लेस पर हम I1 कर दें, I के प्लेस पर I1, तो वोल्टेज तो तीनों का सेम है, तो V अपॉन R1, यानी R1 में कौन सी करंट पास होगी? I1। ऐसे ही I के प्लेस पर क्या कर दें? I2, तो क्या हो जाएगा? V अपॉन R2। I के प्लेस पर क्या कर दें? I3, तो क्या हो जाएगा? V अपॉन R3। वोल्टेज तीनों में सेम था तो वोल्टेज तीनों में सेम रहेगा। R1 वाले की करंट I1, R2 वाले की I2 और R3 वाले की I3। चारों वैल्यूज को यहां पुट कर देंगे तो I की वैल्यू कितनी है? I इज इक्वल टू V अपॉन R। I की वैल्यू V अपॉन R। I1 वाले की V अपॉन R1, V अपॉन R1। I2 वाले की V अपॉन R2। I3 वाले की V अपॉन R3, V अपॉन R3। अब जो सबके पास हो वो कॉमन ले लेते हैं। तो V अपॉन R इज इक्वल टू, सबके पास से क्या कॉमन आ जाएगा? V कॉमन आ जाएगा। अब V चला गया, क्या बचा? 1, तो अंदर बचेगा 1 अपॉन R1।
यहां से v कॉमन चला गया, क्या बचा 1/r2, और यहां से v कॉमन चला गया, क्या बचा 1/r3। v से v क्या कर देंगे कैंसिल, तो हमारे पास कंबाइन जो रेजिस्टेंस है पैरेलल की वो कितनी आ गई, v से v कैंसिल, क्या बचा हमारे पास अब 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये हमारे पास कंबाइंड रेजिस्टेंस आ गई पैरेलल की। तो इस वीडियो में हमने सीरीज और पैरेलल पढ़ा, रेजिस्टिविटी पढ़ा और रेजिस्टेंस के फैक्टर पढ़े। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जहां पे आपको सही लगे आप नोट कीजिए, और किसी क्वेरी के लिए नंबर हम दे चुके हैं आपको, नंबर एक बार फिर ले लीजिए 9151748541। आप इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू।